हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम देख रहे थे लेक्चर चैप्टर सेकंड का यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रिवीजन पोर्शन देख रहे थे, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको देखेंगे और उनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, प्रतिबल और विकृति, टेम्परेचर के चेंजमेंट की वजह से विकृति और प्रतिबल। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, अगर हम इसमें बोल सकता है, ये बोलेगा अगर कि फिक्स्ड कर दिया गया है। ठीक है, किसी कोई ये बॉडी है जिसको क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया गया है यानी रिस्ट्रेन कर दिया गया है, और उसके बाद में इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या है, ये जो मेटल है वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर द्वारा इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हीट कर रहे हैं जब इसे, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड होना चाह रहा है यानी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसा है, ये दोनों तरफ से रिस्ट्रेंड है यानी कि फिक्स्ड है। तो क्या होगा, इसमें प्रतिबल आएगा। ठीक है, यानी स्ट्रेस आएगा जिसको स्ट्रेस यानी सिग्मा टी से, थर्मल स्ट्रेस से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बताया था कि ई होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो ई है वो है यंग मापांक, अल्फा है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। ठीक है, टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, चेंजमेंट इन टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद में स्ट्रेन आएगा जो यहाँ पर, यानी उसे एप्सिलॉन टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन टी से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है बताया भी, रेखीय प्रसार गुणांक यानी लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर इसमें पूछ ले, अगर यहाँ पर बोल दे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केस फर्स्ट में बताया था कि जो ये क्या है, दोनों इंड जो है, इंड आर रिस्ट्रेन्ड, बोथ इंड आर रिस्ट्रेन्ड या फिक्स्ड। ठीक है, यानी दोनों इंड जो है वो फिक्स हैं, तब ये आ गया, तो आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि नेक्स्ट केस के सेकंड में बोल दिया जाए कि कुछ लेंथ है या फ्री कर दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, ये बॉडी है मान लेते हैं, एक तरफ फिक्स कर दिया गया और एक तरफ फ्री कर दिया गया। ठीक है, अगर इस पर अगर हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर देंगे यानी इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन के लिए इसमें स्पेस है यानी एक्सपेंड होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस जो आएगा, थर्मल स्ट्रेस आएगा, वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई उसको रोकने यानी एक्सपेंशन को रोकने वाला नहीं है, यानी कि कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कोई जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, और यहाँ पर डेल्टा एल होगा लंबाई में वृद्धि, एल अल्फा डेल्टा टी, क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और सेकंड चीज यहाँ पर स्ट्रेन जो आएगा, ठीक है, यानी थर्मल स्ट्रेन आएगा एप्सिलॉन टी की वैल्यू होगी अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। विकृति क्यों आएगी, क्योंकि इसके जो लंबाई में वृद्धि तो हो रही है ना, तो वृद्धि होगी। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इसका यंग मॉडुलस इतना है, यंग मापांक इतना है, और बोला जाए कि कुछ टेम्परेचर से
यानी मान लेते हैं बोला जाए 20 डिग्री टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई जो थी वो 3 मीटर थी, ठीक है। और उसके बाद में बोल देता है कि 80 डिग्री टेम्परेचर पर क्या बताना है हमें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बताना है। यहाँ पर क्या दे देगा, यंग मॉडुलस ई की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन डेल्टा टी की वैल्यू कैसे याद करेंगे, 80 डिग्री में से घटा देंगे 20 डिग्री, ठीक है, कितना आ रहा है, यहाँ पर आएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला पुटअप कर देंगे और स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, कितना बताया यहाँ पर फार्मूला है ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी, तो ठीक है, ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और स्ट्रेस की वैल्यू ये अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, मान लेते हैं 0.2 × 10⁻12 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और टी की वैल्यू टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, यानी स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, प्रतिबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। स्ट्रेन को भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा एप्सिलॉन टी, ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, वैल्यू को पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जस्ट सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में जितने कॉन्सेप्ट हो गए थे उसमें से जितने भी, ठीक है, सेकंड चैप्टर के स्ट्रेस स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उनको यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में बचा स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मेट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर फॉर्मेट स्टील, मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति वक्र, ठीक है, कैसा बताया था, ये कर्व होता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व होता है, ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, ठीक। फर्स्टली क्या बताया था, किसी बॉडी पर जैसे ये कोई किस पर लग रहा है फोर्स, ठीक है, इसको दबाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेस और प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के लीनियर होंगे, ठीक है, कब तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक यहीं पर होंगे। उसके बाद में इलास्टिक लिमिट में थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा, यानी नॉन लीनियर कर्व बनेगा, ठीक है। उसके बाद में यील्ड पॉइंट पर जाएगा, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, इसे कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसे कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेस यानी प्रतिबल कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में चला जाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं इस वाले को, पोर्शन को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। फिर ये अपर यील्ड अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंचेगा, अल्टीमेट पॉइंट वो होता है जो इसका मैक्सिमम प्रतिबल देता है, ठीक, जहां पर मैक्सिमम प्रतिबल यानी अधिकतम प्रतिबल मिलता है, उसके बाद में क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ये है, ठीक है, और ये क्या है, इलास्टिक लिमिट बी है, सी है जो है ये अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट सी है। सी है जो अपर यील्ड पॉइंट है, सी डैश है, सी और डी है, ये कांस्टेंट या प्लास्टिक जोन है, सी डैश से डी तक, ठीक है। ई है अल्टीमेट पॉइंट, एफ है और ई एफ जी, जी है फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, एफ है फ्रैक्चर, जी है फ्रैक्चर पॉइंट, ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन,
स्ट्रेन हार्डनिंग। ये क्या है, ये है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट जहां पर स्ट्रेस या प्रतिबल सबसे अधिक मिलता है। ये है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। ये है लोअर यील्ड पॉइंट। ये प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक रीजन। ये है ओरिजिन। ये है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यानी समानुपाती सीमा। ये है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये अब यहां पर जब फ्रैक्चर होगा, ये फर्स्टली कैसे फ्रैक्चर होगा, जब ऐसे इसको मान लेते हैं टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो देखते हैं कैसे फेल होने वाला है। ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा फेलियर होगा, कब कौन फेलियर होने वाला है, ये जो है पोर्शन ठीक है, ये होने वाला है। यहाँ पर कैसा फेलियर होगा, कब कौन फेलियर होगा, क्योंकि यहाँ पर कब कौन जैसे बनता है इसीलिए कब कौन फेलियर कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेंसाइल फोर्स लगता है यहाँ पर ये पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, एक्सपेंड ये हो रहा है क्योंकि लंबाई में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, इसकी लंबाई ऐसे, इसकी लंबाई बढ़ी हुई नजर आएगी। ठीक है, इसकी लंबाई ऐसे बढ़ी हुई नजर आएगी। ठीक है, कब कौन फेलियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस सिस्टम का फॉर माइल्ड स्टील। उसके बाद में देख लेते हैं कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं माइल्ड स्टील की। ठीक है, मृदु इस्पात के कुछ मैकेनिकल यांत्रिक गुण। ठीक है, माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात के यांत्रिक गुण। इसमें क्या बताया था, डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है यानी तन्यता होता है, मेलेबिलिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, और इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि उसमें आपको ये इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा समथिंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब चीजें। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर
इस एक प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन बच रहा है, जैसे कि जहां पर बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, और पूछ लेता है कि इनमें बताओ कि किस में, यानी ABC, इसमें किसमें से सबसे अधिक स्ट्रेस और स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दे देगा आपको फोर्स दे देगा, ठीक है, फोर्स दे देगा कुछ समथिंग वैल्यूज, मान लेते हैं 100 किलो न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ भी 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है 20 mm, 10 mm, और ये है 15 mm। और इसकी लंबाई है 2 मीटर, इसकी मीटर है, ये है 1.5 मीटर, इसकी है 1 मीटर, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि पार्ट यहाँ पर ज्वाइंट ये है, मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी, सेकेंड, थर्ड। आप पूछ लेगा इसमें कि फाइंड आउट, क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, फाइंड आउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन गिवन डायग्राम and also tell about maximum and minimum stress ठीक है। पूछ रहा है कि किस बॉडी में सबसे मैक्सिमम, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब में स्ट्रेस और स्ट्रेन की गणना कीजिए, तथा ये भी बताइए किस बॉडी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस किस में आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि ये कैसा है, ये जो है ये डायमीटर की बना, ऐसे दिया रहेगा कि डायमीटर है, ठीक है, इसका मतलब होता है डायमीटर, ठीक है, ऐसे मतलब डायमीटर। अदरवाइज अगर ये डायमीटर नहीं होता तो इसको रेक्टेंगल मान के सॉल्व करते हैं, यानी कि एरिया ज्ञात करने के लिए 20 × 2000, ठीक है, से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ज्ञात हो जाता है, इसको ऐसे ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको दिया है कि ये सर्कुलर है, इन गिवन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इन गिवन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर बता दिया है कि सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होता तो रेक्टेंगुलर होता, तो रेक्टेंगुलर में इसका एरिया ज्ञात करना, हमको सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दोनों का एरिया ज्ञात करना आता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसलिए कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो देख लेते हैं फर्स्ट गिवन क्या क्या है, हमको पता है इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें फोर्स गिवन है, सिर्फ एरिया पहले ज्ञात करना है, जिससे कि स्ट्रेस ज्ञात हो जाएगा, और डेल्टा एल इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि हमको स्ट्रेन भी ज्ञात करना है, विकृति भी ज्ञात करनी है, ठीक। तो फर्स्ट एरिया ज्ञात कर लेते हैं, एरिया A1 क्या होगा, A1 π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, d के जगह पर 20 mm डायमीटर है, इसलिए 20 का स्क्वायर कर देंगे, π/4 d स्क्वायर होता है ना, पता है एरिया 20 का स्क्वायर इनटू π/4, एरिया आ जाएगा 314.159 mm स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एरिया A1।
इसको देख लेते हैं एरिया A2 को, पाई बाई 4 डी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो एरिया हमारा A2 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद में 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 4। इसका वैल्यू आ रहा है 78.53540 आ जाएगा, ठीक है, mm स्क्वायर। A1 A2 को कैलकुलेट कर लिया, अब A3 को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो A3 को पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा, पाई बाई 4, इसका डायमीटर 15 दिया है तो 15 को कर देते हैं, और एरिया थर्ड आ रहा है, तीसरा एरिया पाई 15 का स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 4 176.7145 यानी 5 लिख लेते हैं, ठीक है, का mm स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट चीज हमको स्ट्रेन, अब यहाँ पर इससे स्ट्रेस किसमें ज्ञात कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड में, क्योंकि हमको फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको विकृति भी ज्ञात करनी है, यानी स्ट्रेन भी ज्ञात करना है, तो इसलिए डेल्टा एल को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डेल्टा एल को भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेस चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस इन पार्ट ए, तो स्ट्रेस इन पार्ट ए, ठीक है, स्ट्रेस इन पार्ट ए में याद करेंगे यहाँ पर स्ट्रेस या प्रतिबल इन स्ट्रेस इन ये कौन से पार्ट में, ए पर, तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेस इन ये, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ का फोर्स, तो फोर्स कितना है, सब में 100 किलोमीटर दिया है, क्योंकि यूनिफॉर्मली मतलब एक ही वही फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो टेंसाइल फोर्स है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। तो फोर्स इन पार्ट ए अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया किस चीज का, पार्ट ये का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना लिखेंगे, 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन हो जाएगा, किलो न्यूटन है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो न्यूटन में आ जाएगा, यानी कि 100 न्यूटन अपॉन एरिया कितना दिया है, 314.159, तो डिवाइड कर देते हैं इसको 1/314.159 इंटू 10 की पावर, यानी यहाँ पर आ रहा है वैल्यू 318, 318.310 स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा वैल्यू, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं स्ट्रेस इन पार्ट बी, यानी सिग्मा बी, फोर्स इन पार्ट बी अपॉन एरिया, किस पार्ट का एरिया, पार्ट बी का एरिया, तो ठीक है। तो फोर्स कितना रहेगा, फोर्स तो सेम रहेगा, हमें पता है, क्योंकि फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, 10 पावर 3 अपॉन सेकंड का एरिया कितना है, सेकंड पार्ट का एरिया गिवन है यहाँ पर, अभी कैलकुलेट किया है 78.540, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं 0.54, वैल्यू आ रहा है 1 इंटू 1.273 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। एरिया कितना आया था, 78 आया था, और 100 को 78 से डिवाइड करके इंटू 10 पावर 3 करके, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ 100 अपॉन 78.540 इंटू 10 की पावर 3
0.340 1.24 आ रहा है, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1276 आएगा, 1276.487 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं इस प्रकार, कहीं गलती तो नहीं हुई कैलकुलेशन में। 159 318, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार स्ट्रेस पार्ट बी में स्ट्रेस देख लिया। थर्ड में देख लेते हैं स्ट्रेस इन पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में सिग्मा सी यानी सी पार्ट में स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। तो फोर्स इन पार्ट सी, तो फोर्स तो सेम रहेगा, ठीक है, एरिया सिर्फ चेंज हो रहा है। तो फोर्स कितना रहेगा, 100 किलो न्यूटन है, तो इसे न्यूटन में चेंज कर लो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करा के। और एरिया थर्ड पार्ट का एरिया यानी सी पार्ट का एरिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एरिया पार्ट ए, ये एरिया है जो बी पार्ट का है, ये एरिया जो कर रहे हैं ये सी पार्ट का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थर्ड का एरिया सी पार्ट का एरिया, ठीक है, तो पाई बाय 4 यानी 176, इसको भी ए बी सी लिखो, फिर ए, इसको बी लिख लो, सी लिख लो इसे, ठीक है, सी। तो थर्ड का एरिया यानी कि एरिया ऑफ सी पार्ट का कितना है, 176.715, ठीक है। तो 100/176.715, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 565.8829 है यानी 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये हो गया पार्ट सी में स्ट्रेस यानी प्रतिबल। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, स्ट्रेन भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब यहाँ ये भी देख लेते हैं कि किसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आया है, किसमें मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेस और स्ट्रेन को बताना भी है कि किस पार्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन। तो मिनिमम स्ट्रेन जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आया है वो पार्ट बी में आया है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आया है यहाँ पर। और मिनिमम स्ट्रेस जो है वो 318 यानी इस पार्ट में है। यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस यानी कम से कम प्रतिबल आया है वैल्यू, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं स्ट्रेन को, ठीक है। स्ट्रेन को यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेस, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं विकृति को यानी स्ट्रेन को। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेन लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रेन की जगह पे यहाँ पर स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन लिखते हैं। स्ट्रेन इन ये यानी एप्सिलॉन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा इन ए, जो लंबाई में चेंजमेंट हुआ ए पार्ट में उसको लिखना है, और टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ यानी ये 2 मीटर लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल, किस चीज का, लंबाई ए पार्ट की, ठीक है। उसी प्रकार स्ट्रेन बी को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेन सी में को भी, उसी प्रकार स्ट्रेन सी में भी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखने वाले हैं डेल्टा एल डेल्टा एल एल। यहाँ पर बी पार्ट की देखने वाले हैं, ठीक है, ये सी पार्ट की। फर्स्टली क्या करना है हमको, इसके लंबाई में जो चेंजमेंट हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं, डेल्टा एल ए पी एल अपॉन ए, यानी जो ये फोर्स लग रहा है पी एल अपॉन ए, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में ऐसे कर लेंगे, इसको भी डेल्टा एल पार्ट बी में, ठीक है, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए। इसी प्रकार इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एल सी को पी एल अपॉन ए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है लंबाई है वो ए पार्ट की देखेंगे, एरिया भी एक पार्ट की देखेंगे, ठीक है। इसमें भी लंबाई बी वाले की देखेंगे, इसको एरिया बी वाले का देखने वाले हैं। इसमें जो लंबाई है सी वाले की, एरिया भी सी का लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं और डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा सी को कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं और इजिली हम यहाँ पर इसके स्ट्रेन यानी विकृति को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, फार्मूलाज लिख दिए हैं, ठीक है। वैल्यूज को पी वही होगा, एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर का, तो इसे 100 इंटू पी के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू बता देते हैं कि पी के जगह पर पुट करना है 100 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है। ध्यान रखें एल के जगह पर सबकी लंबाई एल ए ये है, एल ए है, ठीक है, यही है 2 मीटर, एल बी है कितना 1 मीटर, एल सी है 1.5 मीटर, तो एल ए के जगह पे पुट करेंगे कितनी 2 मीटर यानी 2000 mm, 2000 mm। एल बी पुट करेंगे तो यहाँ पर 1000 mm। एल सी को पुट करेंगे ठीक है 1.5 यानी 1500 mm, 1500 mm, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर लंबाई बता दिया एल ए एल बी एल सी पुट करने के लिए, ठीक है। और एरिया भी बता देते हैं, एरिया पता है आपको इसका आ गया बी का बी वाले, सी का सी वाला एरिया, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज को और हाँ ध्यान रखिए ई की भी वैल्यू, ई की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे एल ए एल बी एल सी, ठीक है। डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर वो विकृति के बारे में मतलब स्ट्रेन सभी पार्ट का स्ट्रेन ज्ञात हो जाएगा इसलिए, ठीक है। और हाँ अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे कि बताया था ई में रिलेशन, ठीक है, ई इक्वल टू 2g प्लस म्यू, ठीक है, या ई इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू 1 - 2 म्यू, ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो इसमें क्या है, अगर हमें पॉइसन रेशियो, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइसन रेशियो है, म्यू क्या है पॉइसन रेशियो, ई क्या है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हमें यहाँ पर मान लो जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जी की वैल्यू गिवन है और म्यू की वैल्यू यानी पॉइसन रेशियो, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ या शियर मॉडुलस है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जी की वैल्यू गिवन है या म्यू की वैल्यू गिवन है, इन दोनों की वैल्यू पूछा है, इसकी और इसकी वैल्यू दे के इसका वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए पूछ सकता है, या इसमें इसकी वैल्यू गिवन दे के ये वैल्यू दे के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए पूछ सकता है। यानी इनमें एक दूसरे में रिलेशन, दो की वैल्यू गिवन रहेगी तो तीसरे को इसलिए हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ये चैप्टर सेकंड आज हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर रहेगा बेंडिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चैप्टर थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 जो है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।